तो जय हिंद। आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं सभी गुड्डे गुड़िए ध्यान से एकदम। आज के बाद क्लास 9th का जो जीवन की मौलिक इकाई बायोलॉजी का पहला चैप्टर होता है, जिसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के बाद तुम लोग कभी भी भूल नहीं पाओगे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका का स्ट्रक्चर क्या होता है और कोशिका की खोज कौन किया, कोशिका आखिर होती क्या है, हमारे शरीर में इसका काम क्या होता है। तो बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, इस चैप्टर का नाम हो गया जीवन की मौलिक इकाई। तो कोशिका पहले किसे कहते हैं, तो सबसे सिंपल परिभाषा में अगर हम देखें तो कोशिका जो होती है हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको अंग नहीं कह सकते हम कि कोशिका एक अंग है, नहीं। कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो घर में सबसे पहले क्या आता है, ईंट आता है। ईंट के बाद हमारी दीवार तैयार होती है, दीवार के बाद हमारा फिर घर बन जाता है। घर, इसके बाद ईंट के साथ दीवार में फिर सरिया सीमेंट बालू वगैरह लगाते हैं। घर बनाने के बाद प्लास्टर पुट्टी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उस घर को अगर तोड़ फोड़ दिया जाए तो सबसे लास्ट में हमको क्या मिलता है, ईंट मिलता है। सबसे छोटा इकाई मतलब किसी भी बिल्डिंग घर का सबसे लास्ट में हमको एक छोटा सा ईंट ही मिलता है ना। इसी के आधार पर ही हम पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो सेम उसी प्रकार हमारी जो बॉडी है, यानी पूरे जंतु में जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, सबसे छोटा जो इकाई शुरू होती है ईंट की तरह। आप समझिए उदाहरण में, तो जो ईंट का काम पूरा बिल्डिंग का एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो अगर हम तोड़ते हैं तो मिलता है ईंट, उसी तरह हमारी बॉडी का अगर सबसे छोटा इकाई अगर देखा जाए तो होती है हमारी कोशिका। इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। अभी सेल का मतलब आप टारच में वाला सेल मत समझ लीजिएगा। सेल मतलब होता है कोशिका। कोशिका में सबसे पहले अगर देखते हैं कि इसकी खोज कौन किया, कौन वैज्ञानिक थे, तो इसकी खोज सन 1665 ईस्वी में, किसमें, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक करते हैं। कौन करते हैं, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक आते हैं और ये सन 1665 ईस्वी में कोशिका के बारे में बताते हैं। अब ये कोशिका नाम कैसे पड़ा, तो इसमें हम आपको बताते हैं कि कोशिका नाम कैसे पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने सबसे पहले मरी हुई कोशिका के बारे में बताया। और इन्होंने एक इस तरह का ये जो कार्क होता है, ये कार्क है। कार्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई पेड़ का छाल होता है जो पहले के जमाने में बोतल का ढक्कन बंद करने के लिए यूज होता था। तो कार्क की तरह था। उसके अंदर इन्होंने एक सिंपल साधारण सूक्ष्मदर्शी अपने से बनाया था। अभी सूक्ष्मदर्शी उस समय बहुत डेवलप में नहीं थी। तो उसी से इन्होंने देखा कि उसके अंदर इस तरह मधुमक्खी के छत्ते जैसा उसमें कुछ दिख रहा है, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता, उसमें गोल गोल खाना खाना होता है। तो उसी तरह से इसमें उनको देखा और इसको उस समय हम सेलुला बोलते थे। क्या, सेलुला कहा जाता था। ये लैटिन भाषा का शब्द है सेलुला। तो इसी सेलुला से नाम पड़ गया सेल, यानी कि कोशिका, और नाम पड़ गया कोशिका। तो इन्होंने जो कार्क था, लकड़ी का कार्क, उस कार्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान की आकृति देखी और उसी को सेलुला कहा जाता था। और सेलुला लैटिन भाषा का शब्द है और इसी शब्द से सेल नाम दे दिया गया। और ये कैसी कोशिका थी, तो ये मृत कोशिका थी। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले कोशिका की खोज कौन किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। और कैसी कोशिका, तो मृत कोशिका की खोज इन्होंने किया। किस सन में किया, तो 1665 ईस्वी में। तो यहाँ से आपका कोई प्रश्न तैयार हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कोशिका जब जीवित की बात होती है, कि जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका की खोज में, जीवित कोशिका की खोज कब होती है, तो जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये हॉक साहब जो थे, इन्होंने सन 1674 ईस्वी में थोड़ा सा और डेवलप सूक्ष्मदर्शी से जल में जीव, जो जलीय जीव थे, तो जल में एक जीव, जलीय जीव में देखे, जलीय जीव के अंदर जीवित कोशिका के बारे में बताया। तो यहाँ से दो प्रश्न हो गए कि कोशिका की खोज की बात तो अगर आएगी, सबसे पहले कौन किया, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। और कैसी कोशिका, तो मृत कोशिका। और जीवित कोशिका की खोज तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो शॉर्टकट में आप ल्यूवेनहॉक भी याद रख सकते हैं, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक भी। चूंकि अंग्रेज सब हैं तो इन लोगों का, अपने देश के तो है नहीं, रामलाल श्यामलाल नाम रहेगा, थोड़ा नाम इनका कठिन होता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये ल्यूवेनहॉक आप याद रख सकते हैं जीवित कोशिका में। इसमें रॉबर्ट हुक, हुक समझते हैं ना, हुक से याद रखेगा, जैसे हुक फंसाने वाला होता है। तो हुक मतलब जो कोशिका की खोज करने वाले 1665 ईस्वी में। और कार्क में, ये लकड़ी का कार्क के अंदर मधुमक्खी के छाता जैसा देखा था। तो बता दिए कि यहाँ पर ये कोशिका है, सेलुला नाम
लैटिन भाषा का शब्द है, इसी से सेल नाम दे दिया गया। तो कोशिका की खोज की बात हो गई। कोशिका क्या है तो याद रखिए बार बार, ये कोशिका हमारी जीवन की सबसे छोटी इकाई है ना। तो द सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सबसे छोटी कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई हमारे जीवन की होती है कोशिका। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले जो है कोशिका की खोज हो गई, जीवित कोशिका की खोज हो गई। इसके बाद इसका सिद्धांत कौन देता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि कोशिका का सिद्धांत कौन दिया। तो यहाँ पर ये एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है एग्जाम में, कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत में कौन देता है सिद्धांत में, तो कोशिका के सिद्धांत में दो वैज्ञानिक आते हैं, स्लाइडेन। कौन आता है, स्लाइडेन व स्वान। ये स्लाइडेन व स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया कि उसका स्ट्रक्चर, उसका पूरा डेवलपमेंट कैसे उसका होता है, क्या क्या काम करती है। तो उस सिद्धांतों के बारे में स्लाइडेन और स्वान ने बताया। और मृत और जीवित कोशिका की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि जो पूरा ये जो जीव जगत है, जंतु, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका किसे हम कहते हैं, किसकी किसकी होती है। तो आइए, तो आओ बच्चों देखते हैं कि पूरे जीव जगत में, मतलब जितने जीव जंतु होते हैं, सभी जीव जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, आपने एक पक्षी का नाम सुना होगा, शुतुरमुर्ग कहते हैं उसको। बड़ा प्यारा सा पक्षी है शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग जो होता है, इसका अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है पूरे जीव जगत में। और यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ये बहुत ही सबसे छोटा सा जीव है माइकोप्लाज्मा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए शुतुरमुर्ग का अंडा, आप इमेज में देख सकते हैं, देखिए। और यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका की बात होती है तो सबसे छोटी कोशिका ये माइकोप्लाज्मा है, सबसे छोटी कोशिका हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका। तो अगर हम अपनी बात करें कि जैसे हम मनुष्य जाति हैं, तो मनुष्य जाति में अगर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये तो पूरे ओवरऑल पूरे जीव जगत में सबसे बड़ी छोटी हो गई। लेकिन खाली मनुष्य की बात की जाए, अगर हम देखें अपने केवल मनुष्यों में, तो मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, ये होता है मादा का अंडाशय। मादा का अंडाशय, मादा का अंडाशय होता है। ये मादा का जो अंडाशय है, यानी कि स्त्री के अंदर पाया जाता है अंडाशय। यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, देखिए इमेज में, तो ये मादा का अंडाशय है। अब यहाँ पर छोटी कोशिका, मनुष्य में छोटी कोशिका की बात की जाए तो ये जो पुरुष होता है ना, पुरुष यानी कि नर, तो नर का जो है शुक्राणु, नर का शुक्राणु जो है स्पर्म जिसको हम बोलते हैं, ये शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में पाई जाती है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका यानी स्त्री मादा का अंडाशय, और सबसे छोटी कोशिका पुरुष का शुक्राणु। आप इमेज में ये देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका जो है यहाँ पर आप देखिए, ये हो गई, ये शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया सबसे बड़ी कोशिका। और यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो ये हो गई माइकोप्लाज्मा। तो ये माइकोप्लाज्मा को आप देख सकते हैं सबसे छोटी कोशिका है। ये शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है भाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका ये मादा का अंडाशय होता है। यहाँ पर ये मादा का अंडाशय का इमेज है, आप देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में, और सबसे छोटी कोशिका मनुष्य यानी नर भाग का जो शुक्राणु होता है स्पर्म, ये स्पर्म रहा। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आओ बच्चों अब देखते हैं कि जीवों के प्रकार, मतलब कि कोशिका के आधार पर हम जीवों को दो प्रकार में बांटते हैं। और ऐसा कोई भी जीव दुनिया में जीव नहीं होगा, चाहे बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो, कि उसके अंदर कोशिका ना पाई जाती है। कोशिका सभी के अंदर पाई जाती है। तो इनको इसके आधार पे हमने एक कोशिकीय जीव, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक कोशिकीय जीव, ऐसा जीव जिसके अंदर बस पूरे बॉडी में एक ही कोशिका होती है। अब देखिए, इसको हम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कहे चाहे एक कोशिकीय जीव कहे, आइए इंग्लिश में इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। मतलब कि ये तीनों एक ही बात है कि वो ऐसा जीव की बात कह रहा है कि जिसमें बस एक कोशिका हो। और यहाँ पर देखिए, बहुकोशिकीय जीव का मतलब यूकैरियोटिक, मतलब कि मल्टी सेलुलर, यानी एक बहुकोशिकी का नाम से ही स्पष्ट है। एक कोशिकी माने एक कोशिका वाला जीव, बहुकोशिकी माने बहुत से कोशिका वाला जीव, और इसको यूकैरियोटिक भी बोलते हैं, इंग्लिश में मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कोशिकीय जीव में कौन कौन से जीव आते हैं। तो इसमें आपका आता है पहला अमीबा। अमीबा आप देखे हैं, अभी इमेज में आप देखेंगे, अमीबा हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, पैरामीशियम। ये पैरामीशियम होता है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, जो हवाई चप्पल वो नहीं पहनते हैं, ऐसे होता है। तो हवाई चप्पल में ऐसे कुछ इस टाइप का, तो ये पैरामीशियम होता है। इमेज में आपको अभी दिखाया जाएगा। तो अमीबा, पैरामीशियम, और है यूग्लिना, एक जीव होता है जिसको हम यूग्लिना बोलते हैं।
यूग्लिना, और कुछ इसमें क्या आते हैं, और कुछ इसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, नीले हरे शैवाल बैक्टीरिया। तो ये एक कोशिकीय जीव है। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि यहाँ पर एक कोशिकीय जीव कौन सा है, आपको ऑप्शन देगा, तो इसको आप याद रखना है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया, कुछ नीले हरे शैवाल बैक्टीरिया। तो मुख्य रूप से ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आपको याद रखना है। उसके बाद बहुकोशिकीय की बात करते हैं। तो बहुकोशिकीय में जैसे हम लोग मनुष्य से लेकर के मतलब पूरे जंतु में ही मनुष्य आता है, हम लोग की अलग से कोई श्रेणी नहीं होती है। तो बहुकोशिकीय जीव में जैसे जंतु आ गया, तो जंतु की बात करें तो इसमें जितने जीव जंतु हैं, मनुष्य भी, उसके बाद पौधे, जो पौधे होते हैं, जितने प्लांट्स हैं, ये सभी पौधे, जंतु, ये सभी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कुछ फंगी भी, कवक भी होते हैं, ये क्या है, ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप इसको इमेज में इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए इमेज में देखो बच्चों, ये अमीबा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव, किनारे किनारे फुटपाथ द्वारा भोजन करता है ये अपने, और ये पैरामीशियम चप्पल के आकार का दिख रहा है, और ये तीसरा जो हरे कलर का ये है यूग्लिना। ये तीनों एक कोशिकीय जीव हैं। तो आओ बच्चों देखते हैं इसमें जो कोशिका होती है, कोशिका का इमेज है, ये जंतु कोशिका है। कैसी कोशिका है, जंतु कोशिका। कोशिका भी दो प्रकार की, इसमें यहाँ पर एक जंतु कोशिका होती है, एक पादप कोशिका होती है। तो अभी हम जंतु कोशिका के बारे में देख रहे हैं कि सबसे पहले कोशिका का बाहरी जो अंग होता है, मतलब कोशिका के अंदर के अंगों को पढ़ने से पहले कोशिका की शुरुआत में कौन सा सबसे पहला चीज जो आता है उसको हम देखते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये जो लेयर है, ये ऊपरी, सबसे ऊपरी परत जो ये आपका दिख रहा है, यहाँ पर ये ऊपर परत में यहाँ पर क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। जब ये कोशिका होती है तो कोशिका ऐसे ही डायरेक्ट नहीं होती, कोशिका के बाहरी परत पर एकदम एकदम पतला जो है झिल्ली नुमा एक आकृति होती है, उसके अंदर कोशिका होती है। तो इसका जो पहला लेयर है, जैसे हम लोग की जो बॉडी है, तो इसके ऊपर सबसे पहले अगर इस बॉडी के अंदर आपको जाना है तो सबसे पहले किस चीज से गुजरना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको ये स्किन दिखेगा, ये चमड़ा, इसके अंदर ना सब जब जाएंगे तो हमारे अंगों से जो है कि देखेंगे कि कौन सा अंग कहाँ पर है। तो सबसे पहले जो स्किन है हमारे पूरी बॉडी को ढका हुआ, तो उसी तरह कोशिका के ऊपर ये जो है ना लगा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, या अर्धपारगम्य झिल्ली। एक और नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसका काम क्या होता है कोशिका के अंदर, ये देखते हैं। तो आपने समझ गया कि कोशिका के बाहरी जो परत होती है ना एकदम, यही है कोशिका झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली, या कोशिका कला कह दीजिए, या कोशिका कला। ये सब एक ही नाम होता है जो झिल्ली के बारे में बताता है। अब इसके अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, तो हम आगे देखेंगे वीडियो में कि कौन सा अंग इसके अंदर क्या क्या काम करता है, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे। लेकिन सबसे पहले अभी हमको ये बाहरी परत के बारे में जानना है, कोशिका झिल्ली क्या है, ये झिल्ली का काम क्या होता है। ये आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर ये केंद्रक है, केंद्रक के भीतर का ये जो है उसका केंद्र है। तो इसको, ये केंद्रक हो गया, कोशिका के अंदर बीचों बीच होता है, ये कोशिका के अंदर द्रव्य होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं जिनके बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। तो कोशिका झिल्ली हो गई, आप समझ गए कि जंतु कोशिका कुछ इस तरह की होती है स्ट्रक्चर में, और इस सबसे बाहरी जो परत इसकी होती है कोशिका झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली इसको कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है आइए देखते हैं। तो आओ बच्चों, कोशिका जो अभी हमने कोशिका झिल्ली जो पढ़ा था कि ये कोशिका के बाहरी जो झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पहले दो टॉपिक को समझना पड़ेगा कि कोशिका में एक विसरण होता है जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, और एक होता है परासरण जिसको हम ओमोसिस बोलते हैं। तो ये विसरण का मतलब कोशिका में क्या होता है कि जैसे गैस होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसी झिल्ली के माध्यम से अंदर और बाहर जाते हैं। जैसे कि हम सांस जब लेते हैं तो सांस लेते लेते जब हमारी कोशिका के अंदर, पहले तो आपको दो चीज और पता होना चाहिए, एक सांद्र होता है और एक इसमें तनु होता है। तनु का मतलब पतला होता है, सांद्र का मतलब गाढ़ा होता है विज्ञान की भाषा में। तो जब हम सांस लेते हैं तो कोशिकाओं के अंदर बहुत ज्यादा गैस की मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति ज्यादा हो जाती है कोशिका के अंदर, और कोशिका के बाहर वाले वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, तो इस झिल्ली के माध्यम से ये गैस जो है इसी झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल जाती है। और बाहर तब तक निकलती है जब तक कि बाहर और अंदर का बैलेंस बराबर ना हो जाए। तो ये इसी को हम बोलते हैं कोशिका के अंदर कि ये विसरण हो रहा है। जैसे अंदर ऑक्सीजन की कमी है, बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो बाहर से जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन, तो जब ये कोशिका झिल्ली जो है ना, तो बाहर अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, अंदर कमी है, तो ये इधर सांद्र है तो सांद्र से तनु की ओर आता है, इसके अंदर कमी है तो इसी झिल्ली के माध्यम से वो कराता है। तो ये हम कहते हैं कि विसरण हो रहा है। क्या हो रहा है,
विसरण हो रहा है कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर परासरण का मतलब क्या है कि जल के अणुओं का प्लाज्मा झिल्ली के आर पार जाना। जो प्लाज्मा झिल्ली आप देख रहे हैं, तो ये जैसे कि कोशिका में आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण किशमिश, तो आप सभी ने देखा होगा, खाया भी होगा। तो किशमिश जो होता है, सूखी हुई किशमिश, अगर उसको पानी में डाल देते हैं तो किशमिश जो ये होती है इस तरह की, जब पानी में डाल देते हैं तो ये पूरा फूल के गोल मटोल की तरह हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके कोशिका के अंदर से, कोशिका के अंदर बाहरी हिस्से पर जो झिल्ली था, तो जल के कण जो अणु है इस झिल्ली को पार करके इसके अंदर चले आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जल की कमी है, और जब बाहर जल की मात्रा ज्यादा है तो इधर ज्यादा मात्रा में सांद्रता है, तो ये अणु जो है जल के कोशिका के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए चना उना आप देखे होंगे सुबह भिगो के खाते हैं, या किशमिश, तो जब पानी में डाल देते हैं तो पानी के अंदर, और रात भर सुबह जब देखते हैं तो पूरा फूल के गोल गोल मटोल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसी झिल्ली, ये जो सेल मेम्ब्रेन है अर्धपारगम्य झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, इसी झिल्ली के माध्यम से वो पानी के कण जल के उसके अंदर चले जाते हैं तो पूरा फूल जाता है। यानी कोशिका इसमें क्या होती है, अंदर जब जल के कण उसके जाता है तो कोशिका पूरा फूल जाती है। जैसे चना और किशमिश को आप उदाहरण में देख सकते हैं। तो इस विधि को हम बोलते हैं परासरण। तो इतना आई होप अंडरस्टैंड आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं और उनका कौन कौन सा कार्य होता है। तो